हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। आज से हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर की जो कवरेज है वो सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 तक की कवरेज है। सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन है इसके अंदर, सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। सबसे पहले मैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए, अगर हम सेक्शन की लिहाज से बात करें तो ये सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी से छोटा है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में भी सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक की कवरेज थी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। एक्चुअली क्या है कि इसमें छोटे छोटे रूल्स बहुत हैं, मटेरियल बहुत है। सेक्शन में बात कम लिखी गई है, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स में काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नॉलेज टेक मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, पहले भी शायद बताया होगा मैंने कि नॉर्मली हम हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ रूल्स की जरूरत पड़ेगी वो सारा का सारा मैं कवर करूँगा ही। तो जितने भी चैप्टर हैं ज़्यादातर एक्ट के ऊपर बेस्ड है हमारे, लेकिन ये जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, एक्ट के लिहाज से केवल 3 ही सेक्शन है इसमें, सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। लेकिन इनकम टैक्स रूल्स में काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर को करने के लिए। तो इस वजह से थोड़ा सा जो लेंथ है, नंबर ऑफ क्लासेज हैं इस चैप्टर की ज़्यादा होंगी इन कंपेरिजन टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कभी आप समझ लें कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 6 सेक्शन थे, उसमें 7 क्लासेज लगी हैं, तो इसमें तो 2-3 क्लासेज में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, 10-12 क्लासेज इसमें ज़रूर लगेंगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या पढ़ने वाले हैं आप इसमें, किस तरह की इनकम टैक्सेबल होगी। जब भी कोई व्यक्ति कहीं पर भी सर्विस करता है और दो लोगों के बीच में जो पेयर है और पेई के बीच में है, अगर रिलेशन है एम्प्लायर और एम्प्लाई रिलेशन है, माना कोई एक व्यक्ति पेयर है और एक व्यक्ति जो है पेई है, एक व्यक्ति हो गया पेयर पेयर और एक व्यक्ति हो गया पेई। इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन है और वो एम्प्लायर और एम्प्लाई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? एम्प्लायर यानी कि जो पेयर है, जो पेमेंट दे रहा है, वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में होना चाहिए, एम्प्लॉयर की हैसियत से होना चाहिए, और जो पेई है वो एम्प्लॉय की हैसियत से होना चाहिए, एम्प्लॉय की हैसियत से होना चाहिए। तो अगर ये रिश्ता एग्जिस्ट करता है, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन पेयर एंड पेई, तो हम ये कहेंगे कि जो एम्प्लॉय की इनकम है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी के रूल्स के तहत। ध्यान दीजिए कि पेयर और पेई दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर एक पेयर और पेई के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का बिटवीन द पेयर एंड पेई। तो जो भी इनकम रिसीव होगी, जो भी इनकम रिसीव होगी, एनी इनकम एनी इनकम रिसीव्ड बाय एम्प्लाई, एनी इनकम रिसीव्ड बाय एम्प्लाई, किससे रिसीव की हम बात कर रहे हैं? फ्रॉम हिज एम्प्लायर, फ्रॉम हिज एम्प्लायर, फ्रॉम हिज एम्प्लायर इज टैक्सेबल, इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, अंडर द हेड सैलरी। ध्यान दीजिए कि अगर दो व्यक्ति के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, अब वो दो व्यक्ति कौन है? पेयर एंड पेई के बीच में अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, तो एम्प्लॉय को कुछ भी रिसीव होगा
अपने, कुछ भी से मतलब है जो अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहा है, उसके ऊपर सैलरी चैप्टर के रूल लगेंगे। ये ध्यान दीजिए, देखिए कि जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाउस होना चाहिए, और अगर वो किराए पर चढ़ा हुआ है तो उसकी इनकम के लिए कुछ रूल्स बने हुए होंगे। लेकिन कभी भी कोई भी लॉ पढ़ें तो नाम से आपको मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है, उसके रियल कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन देखिए। तो हमने जैसे हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा, तो क्या दुकान का किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता क्या? जबकि दुकान तो हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, जो हमारी कॉमन मेन लैंग्वेज होती है, तो क्या दुकान को हम हाउस प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं? जो हमारी कॉमन लैंग्वेज, बोलचाल की लैंग्वेज होती है, तो क्या हम उसे हाउस प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं? आंसर इज नो, हाउस प्रॉपर्टी का नाम नहीं दे सकते। तो हेडिंग से कुछ नहीं पता लगता, हमें उसके रियल कॉन्सेप्ट में झांक कर देखना पड़ेगा, रियल कॉन्सेप्ट में, रियल गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि लॉ मेकर्स ने क्या कॉन्सेप्ट इसके लिए बनाए हैं। तो जैसे वर्ड है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, एक आपने अकाउंट में वेजेज भी सुना होगा। तो अकाउंटेंसी भाषा में वेजेज अलग है कि जो निचले स्तर के कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है, जो मजदूर लोग हैं उन्हें जब सैलरी दी जाती है तो हम उसे वेजेज का नाम दे देते हैं, और जो थोड़ा सा ऑफिसर ग्रेड के हैं, उससे ऊपर के लोग हैं, उन्हें सैलरी का नाम दे दिया जाता है। वो अकाउंटेंसी भाषा की बात अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी अंतर नहीं कर रखा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनकम टैक्स में बिटवीन वेजेज एंड सैलरी। सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि इज देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे। अब वो रिलेशनशिप क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या नहीं है। इफ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बिटवीन द पेयर एंड पे, then any income received by the employee from his employer is taxable under the head salary। तो एनी इनकम की जब मैं बात करता हूं कि जो एनी इनकम है वो क्या हो सकती है, अलग अलग नामों से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ दे सकता है। अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो अपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा। तो इनकम किसी भी तरह से हो सकती है, वो नाम कुछ भी दिया जा सकता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, लेकिन कुछ भी नाम दिया जाए वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। इसका मतलब ये है। लेकिन सपोज कीजिए वही एम्प्लॉई है, उसका कोई दुकान भी उसने वो किराए पे दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनी इनकम का मतलब ये है कि एम्प्लॉय को किसी भी तरह की इनकम होगी सबके ऊपर सैलरी चैप्टर के रूल लगेंगे। केवल सैलरी चैप्टर के रूल उतने पे लगेंगे जो आमदनी उसे एम्प्लॉयर से हो रही है, जो आमदनी उसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से हो रही है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति छोटा मोटा व्यवसाय भी कर ले, तो उस व्यवसाय की इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। इसी तरीके से हो सकता है कि वो व्यक्ति, उसने अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए, उन इन्वेस्टमेंट को उसने बैंक में जमा करा रखा है, बैंक में से इंटरेस्ट आता है, कंपनी के शेयर ले रखे हैं, डिबेंचर ले रखे हैं तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट आता है, कंपनी के शेयर पर डिविडेंड आता है। तो आमदनी तो अलग अलग जरिया हो सकती है, लेकिन वो आमदनी क्या कोई रिलेशनशिप है एम्प्लॉय से? आंसर इज नो। तो जिस आमदनी का कोई रिलेशनशिप एम्प्लॉय से नहीं है, तो मैं उस इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जिस आमदनी का रिलेशनशिप एम्प्लॉयर से होगा, उस आमदनी को हम सैलरी हेड में टैक्सेबल करेंगे। उस सैलरी चैप्टर में उसके लिए रूल्स बताए गए होंगे कि कितनी आमदनी है, कितनी रिसीप्ट है, हम इसमें से कितना टैक्सेबल करेंगे, कितना एग्जेम्प्ट करेंगे। तो इन्हीं रूल्स के बारे में, इन्हीं रूल्स की चर्चा हमें पूरे सैलरी चैप्टर के दौरान करनी है। अदरवाइज चैप्टर बहुत सिंपल है, या पूरी ही इनकम टैक्स में पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ मुश्किल उन बच्चों को आएगी, और वो बहुत मुश्किल आएगी जो डेली का काम डेली करते हुए नहीं चलते हैं, अब पुराना रिवीजन नहीं मारते हैं। क्योंकि अगर इतना ईजी होता तो आज की तारीख में बच्चे सीए करने वाले, सीएस करने वाले काफ़ी हैं, तादाद काफ़ी है। लेकिन बच्चे सारे के सारे पास नहीं होते हैं, उसमें से काफ़ी बच्चे रह जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि सीए कोर्स बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, केवल वो डिसिप्लिन तरीके से वो कम नहीं करते हैं। वो जैसे सिंपल ग्रेजुएट, सिंपल 12th है, लास्ट के समय में भी पढ़ ली और किसी भी तरह से आपके 70-80% मार्क्स आ गए, उस तरीके से समझते हैं। तो इतना ईजी भी नहीं है।
सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। आपको इजी इसलिए नहीं है क्योंकि आप लापरवाही बहुत दिखलाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप डेली के डेली काम करते रहे तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। रूल्स बहुत सारे हैं। तो हम फिर वापस सैलरी चैप्टर पर आते हैं कि कुछ भी इनकम जो रिसीव हो रही है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। देखिए एक बार सेक्शन रिकैप में आपको बता देता हूँ कि किस किस सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। सेक्शन रिकैप, सेक्शन रिकैप 3 ही सेक्शन है जैसा कि मैंने बताया है आपको। एक तो है सेक्शन 15, सेक्शन 15 है, नोटबुक निकाल लीजिएगा। सेक्शन 15 है। इस सेक्शन 15 में क्या होगा जल्दी से बताइए, कुछ आइडिया मैंने शायद आपको पहले से दे रखा है। इस सेक्शन 15 में क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए कि सेक्शन 15 में क्या होना चाहिए। चार्जिंग सेक्शन, वेरी गुड, सभी बच्चों का जवाब आ गया। चार्जिंग सेक्शन होना चाहिए जैसा कि मैंने बता रखा है। किसी भी चैप्टर का जो पहला सेक्शन होगा वो क्या होगा, चार्जिंग सेक्शन। तो ये भी चार्जिंग सेक्शन है, ये भी क्या है, चार्जिंग सेक्शन होगा। इसमें ये बता रखा होगा कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जो मैंने ऊपर ये भी बताया है कि पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ये भी चार्जिंग सेक्शन की ही बात है। और एक दो बात और है चार्जिंग सेक्शन की, वो भी हम बात कर लेंगे। तो सेक्शन 15 जो है चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 16, सेक्शन 16 क्या है, सेक्शन 16 क्या है, जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था सेक्शन 24 यानी कि डिडक्शन फ्रॉम NAV। तो यहाँ पर भी सेक्शन 16 क्या है, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी है ये, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी है ये। क्योंकि हमें इनकम टैक्सेबल करनी है, रिसीप्ट टैक्सेबल नहीं करनी है। तो आप जब कमाते हैं कुछ भी पैसा तो कुछ खर्चा आपका होता होगा, तो जो गवर्नमेंट को लगे ठीक ठाक खर्चे थे उन्होंने वो डिडक्शन के रूप में क्या कर दिया, अलाउड कर दिया, वो हम पढ़ेंगे। और सेक्शन 17 क्या है, सेक्शन 17 क्या है, सेक्शन 17 है मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी यानी कि सैलरी का क्या मतलब है इस चैप्टर में टैक्सेबल करने के लिए। जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सैलरी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी और क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी वो आपको बता रखा है सैलरी चैप्टर के अंदर सेक्शन 17 में। यहाँ तक बताइए सभी बच्चों को क्लियर है, यहाँ तक बताइए इसकी सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक ही बात मेरी माननी है, वो गांठ मान लीजिए कि डेली का काम डेली करना है। वो जो थ्योरी है वो आपको याद करते हुए चलनी है। अगर आपको थ्योरी याद नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम आएंगी। तो सभी बच्चों को क्लियर है, ये आपने सबने कॉपी कर लिया, सेक्शन रिकैप को भी कॉपी कर लिया कि नहीं किया। इसके अलावा जो ऊपर मैंने लिखवाया था पेयर एंड पे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये सब चीज़ें कॉपी कर ली है नहीं कर ली है, चलिए कर ली है। अब हम बात करते हैं कि चार्जिंग सेक्शन की, चार्जिंग सेक्शन की हम बात करते हैं। सेक्शन 15, सेक्शन 15 की बात करते हैं हम लोग। सेक्शन 15 ये चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है। क्या कहता है चार्जिंग सेक्शन ये देख लेते हैं। क्या कहता है चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, सैलरी इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, ड्यू बेसिस और रिसिप्ट, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड whichever is happens to be
whichever happens to be earlier, whichever happens to be earlier. Salary taxable on due basis or received whichever happens to be earlier. यानी कि अगर ड्यू पहले हो जाती है तो गवर्नमेंट कहती है कि ड्यू बेसिस पर टैक्स लगा देंगे, और अगर रिसीव्ड बेसिस अगर रिसीव पहले हो जाती है ड्यू होने से पहले तो रिसीव्ड बेसिस पर टैक्स लगा देंगे। शेफाली क्या कर रही हैं? ऊपर वाला रह गया है अभी कॉपी करने से। चलिए आप कॉपी कीजिए, आप कॉपी कीजिए इसे। देखिए यहीं पर आप बोल रहे हैं जय यही वाला रह गया आपको कॉपी करने से। चलिए कॉपी कीजिए आप फटाफट इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कॉपी कीजिए। तो सैलरी जो टैक्सेबल होती है ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर हैपन्स टू बी अर्लियर के बेसिस पर टैक्सेबल होती है। सैलरी जो टैक्सेबल होती है वो ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर हैपन्स टू बी अर्लियर के बेसिस पर टैक्सेबल होती है, ऐसा चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ है। इसका जो इम्प्लीकेशन है वो भी मैं समझाता हूँ आपको। आप सभी बच्चे भी कॉपी कर रहे हैं तो इसका इम्प्लीकेशन मैं भी समझाता हूँ। और ये जरूरी है चार्जिंग सेक्शन के लिहाज से कि पेयर और पे के बीच में, पेयर का मतलब है जो पैसा देगा, पे का मतलब है जिसे पैसा मिलेगा, तो उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है वो कॉमन तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पहचाना जाएगा। बाकी अगर हम पेपर की बात करें तो यहाँ पहचानने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी इफ एंड बट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस देखना पड़ता है हमें कि किन किन शर्तों पर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहचानने के लिए नहीं आएगा। तो सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया। अब हम आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेक्शन 15 में बता रहा था चार्जिंग सेक्शन, सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, जो एरियर ऑफ सैलरी है, एरियर ऑफ सैलरी जो है हमने वहाँ पर भी पढ़ा था एरियर ऑफ रेंट। तो मैंने बताया था इसका जिक्र एक जगह और आएगा सैलरी चैप्टर में। तो एरियर ऑफ सैलरी है विल ऑलवेज टैक्सेबल, विल ऑलवेज टैक्सेबल, विल ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। यानी कि जो एरियर ऑफ सैलरी है वो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं होगा, वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा रिसीव्ड बेसिस पर। इसका ध्यान रखना है हमें, इसका ध्यान रखना है। अब बोनस भी, जो बोनस है विल ऑलवेज टैक्सेबल, विल ऑलवेज टैक्सेबल, विल ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस, रिसीव्ड बेसिस। बोनस भी हमेशा रिसीव्ड बेसिस पर ही क्या होना है, टैक्सेबल होना है। जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिएगा कि चार्जिंग सेक्शन में जो कोई भी सैलरी है वो टैक्सेबल होती है ड्यू बेसिस और रिसीव्ड विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर के आधार पर। लेकिन जो एरियर ऑफ सैलरी है एक तरह से एक्सेप्शन भी है चार्जिंग सेक्शन का। चार्जिंग सेक्शन के अंदर ही एक्सेप्शन दे रखा है कि जो नॉर्मल सैलरी है वो होगी ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर के बेसिस पर। लेकिन जो एरियर ऑफ सैलरी है विल ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस, जो एरियर ऑफ सैलरी है वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा रिसीव्ड बेसिस पर और वो ड्यू बेसिस पर नहीं होगा। अ बोनस विल ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस, अ बोनस भी ऑलवेज क्या होगा, रिसीव्ड बेसिस पर ही टैक्सेबल होगा। सभी ने कॉपी कर लिया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए पेज की तरफ। देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूं, इसे लिखवाने की जरूरत नहीं है मुझे। ड्यू बेसिस क्या होता है?
ड्यू बेसिस क्या होता है, और साथ के साथ हम कंपेयर करेंगे रिसीव्ड बेसिस पर। आप भी अपना दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या होता है ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस। जल्दी से अपना दिमाग लगाइए, सोचना स्टार्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि ड्यू बेसिस क्या होता है। ये डिपेंड करता है कि दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का है। ठीक है, देखिए हम एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को सामने रखते हैं, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को सामने रखते हैं। जल्दी से दो करेक्टर मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और उनके बीच में किन किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी हम देखेंगे। देखिए ये माना कोई एम्प्लॉयर है और ये जो है एम्प्लॉय है, इनके नाम भी रख लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए चीज़ें। देखिए एम्प्लॉयर जो है वो है किशोर, और जो एम्प्लॉय है वो है राहुल। राहुल जो है वो किशोर के पास नौकरी के लिए मांगने आता है। किशोर उसका इंटरव्यू लेके बातचीत करके किशोर नौकरी देने के लिए तैयार भी हो जाता है। और वो जो डेट है जिस दिन राहुल किशोर से नौकरी के लिए मांगने के लिए आया वो है आपकी 10 मई 2021। 10 मई 2021 है, ठीक है ना, बल्कि 20 रखते हैं क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 2020-21 है, तो 10 मई 2020 हम डेट रखते हैं। उसी दिन किशोर तैयार भी हो जाता है राहुल को नौकरी देने के लिए, और राहुल से कहता है कि कल से ही आप ज्वाइन कर लीजिए। यानी कि जो ज्वाइनिंग डेट होगी, ज्वाइन डेट होगी राहुल की, वो हो गई आपकी 11 मई 2020। जो ज्वाइनिंग डेट होगी राहुल की वो क्या हो गई, 11 मई 2020 की हो गई। अब देखिए राहुल ये पूछेगा कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब चीज़ें बातचीत होंगी। तो किशोर ये कहता है कि देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है, सभी एम्प्लॉय के साथ हम लोग ये करते हैं कि जो सैलरी ड्यू होगी, सैलरी विल ड्यू सैलरी विल ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। सैलरी विल ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, किशोर ऐसा कहता है। इट का मतलब क्या है, ड्यू होना एक अलग चीज़ है, रिसीव्ड होना एक अलग चीज़ है। ड्यू होने का मतलब है उससे पहले तो आप मांग ही नहीं सकते हो, उससे पहले का तो आपका राइट ही नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 दिन काम कर लिया, आपने कहा 5 दिन की सैलरी दे दीजिए, आपने 10 दिन काम कर लिया, आपने कहा 10 दिन की सैलरी दे दीजिए, ऐसा नहीं है। ऐसे तो एम्प्लॉयर रोजाना हिसाब बनाता रहेगा, वो अपने काम धंधे को छोड़ के पहले एम्प्लॉय की सैलरी में रोजाना 1-2 घंटे समय लगाएगा, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर डेट हमने डिसाइड कर ली कि सैलरी जो ड्यू होगी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ को होगी, लेकिन जो रिसीव होगी बट रिसीव्ड ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी कि रिसीव उस दिन नहीं होगी, रिसीव होगी 7 दिन रोक के। आप कई बार देखते होंगे कि, और जानते भी होंगे ये वाली बात, कि कहीं पर भी आप नौकरी करने के लिए जाएं तो ऐसा नहीं होता कि आपने एक पर्टिकुलर डेट से, माना से हम 1 तारीख ही ले लेते हैं किसी भी महीने की, 1 तारीख से आपने नौकरी ज्वाइन किया और लास्ट जो डेट है मंथ की वो 30 तारीख या 31 तारीख जैसा भी केस होगा, तो जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट हुआ और उसी दिन आपको सैलरी पकड़ा दी उसने। नॉर्मली एक प्रैक्टिस में रहता है कि 5-7 दिन की सैलरी रोक के, रोकने का मतलब ये नहीं कि परमानेंट नुकसान है आपका, रोकने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर अपनी सहूलियत देखेगा, पहले एम्प्लॉय की नहीं देखेगा कि मुझे क्या सहूलियत है। सहूलियत उसे रहती है कि 7-8 दिन के बाद सैलरी दी जाए, एकदम प्रेशर ना पड़े, तो ये भी चीज़ रहती है। और एक ये भी रहता है कि सपोज कीजिए एक एम्प्लॉय को आपने ड्यू होते ही सैलरी दे दी, ठीक है, 30 तारीख को सैलरी दे दी। अब एम्प्लॉय को तो लग रहा है कल भी आएगा, और एम्प्लॉय के मन में हो सकता है उसने कोई और जो नौकरी ढूंढ ली हो, तो उस केस में 30 तारीख तक उसने काम किया, 30 तारीख तक की सैलरी मिल गई, अगले दिन से वो बिना बताए गायब हो गया। तो एक इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए भी 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की सैलरी बाद में पेमेंट की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एम्प्लॉय को कभी भी छोड़ना होगा तो वो पहले इन्फॉर्म करेगा
एम्प्लॉयर को कि देखिए मैं अब इस डेट के बाद आगे नहीं आ पाऊँगा, तो आप अपना इंतजाम कर लीजिए। तो एम्प्लॉयर को भी मन में रहेगा कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय मेरा जा रहा है, इसके जगह मुझे किसी और को लाना है या नहीं लाना। कम से कम एम्प्लॉयर का जो काम है वो सफ़र तो नहीं होगा, वो परेशान तो नहीं होगा कि मैंने कल तो सैलरी दी थी, आज मैं इसके इंतजार में बैठा हूँ, आज ये आया नहीं है। तो एम्प्लॉय की ड्यूटी बनती है कि अगर वो काम छोड़ के जा रहा है तो वो बता के जाए। तो जब इस तरह की प्रैक्टिस अपनाई जाती है, तो आप बताइए कि 30 तारीख तक की सैलरी अगर राहुल ले भी लेगा, लेकिन उसे मिलेगी 7 तारीख को या 8 तारीख को मिलेगी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि 7 तारीख को सैलरी देकर छोड़ देगा। अगर छोड़ता है तो उसमें उसका भी नुकसान है, क्योंकि 7 दिन की सैलरी या 10 दिन की सैलरी फिर एम्प्लॉयर को भी गुस्सा आएगा, वो नहीं देगा। लेकिन अगर उसने पहले से इन्फॉर्म कर रखा होगा राहुल ने किशोर को, तो उसे जितने भी दिन तक उसकी सर्विस चलेगी, उस डेट तक का एक एक पैसे का हिसाब उसे दिया जाएगा। तो 7 दिन या 10 दिन की रोकने का मतलब ये नहीं होता कि परमानेंट रुक गई है। तो पहले बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या इस चीज़ में, कि ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, ये टीएनसी में लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन भी आपको बताएगा कि ड्यू कौन सी डेट को हो रही है और रिसीव कौन सी डेट को हो रही है, ये जरूर क्वेश्चन बताएगा। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर क्वेश्चन अदरवाइज कुछ नहीं बताता है तो हम क्वेश्चन को करते वक्त हम हमेशा प्रिज्यूम ये करेंगे कि सैलरी विल ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, सैलरी विल ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ एंड रिसीव्ड ऑन ए लेटर डेट। अगर क्वेश्चन नहीं बताता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन अदरवाइज कुछ बताता है, तो फिर हम वो चीज़ लेंगे, वो यूज करेंगे जो क्वेश्चन बता रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और ड्यू के बारे में साइलेंट है, तो हम हमेशा मानेंगे कि सैलरी विल बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। और रिसीव्ड के बारे में भी साइलेंट है, तो हम रिसीव्ड किसी और बाकी बात की डेट की हम एज्यूम कर लेंगे, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सैलरी जो टैक्सेबल है, ड्यू और रिसीव विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर पे टैक्सेबल है। तो अर्लियर घटना अगर हमें पता लग जाती है तो फिर हम उसके आधार पर उसे टैक्सेबल करेंगे। रिसीव्ड की डेट मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं केवल क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ कि सपोज कीजिए आपने ड्यू की डेट तो मान ली 30 जून, आपने ड्यू की डेट तो मान ली 30 जून, और रिसीव्ड भी नहीं दे रखा। नॉर्मली क्वेश्चन में ना तो ड्यू डेट दी जाएगी ना रिसीव्ड दी जाएगी। तो मैंने कह रखा क्वेश्चन को करते वक्त हम ये प्रैक्टिस बना रखी है सभी लोगों ने कि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यू मान लेंगे। अब अगर रिसीव्ड आप ये मान लें कि 25 जून को हो गई, तो आंसर चेंज हो जाएगा ना, फिर तो मैं 25 जून को टैक्सेबल करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर ड्यू नहीं दिया रखा है तो आप ड्यू लास्ट डे ऑफ ईच मंथ को मानेंगे, और रिसीव्ड तो फिर उसकी किसी अगले महीने की किसी डेट पर हो गई होगी, उसकी हमें जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमें दोनों डेटों में से जो अर्लियर हो रही है उसकी जरूरत पड़ेगी ये पता लगाने के लिए कि कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी और कितनी सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। जल्दी से बताइए ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं आई आपको? जल्दी से बताइए कि ये बात समझ में आ गई या नहीं आई है, कि ड्यू और रिसीव ये क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें वैसे नहीं पता लग सकता, क्योंकि अलग अलग जगह आप नौकरी करने के लिए जाते हैं तो अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। तो वो तो पता लगेगा उनके टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट को देख के कि किन शर्तों पर उसने ज्वाइन किया था। फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चन करते वक्त सैलरी अगर ड्यू नहीं दे रखा है, ड्यू डेट ऑफ सैलरी नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन ऑलवेज एज्यूम कि विल ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। इसे भी लिख लेते हैं, चलिए इसे भी लिख लेते हैं, इसे भी लिख लेते हैं, नोट के रूप में लिख लेते हैं, नोट के रूप में लिख लेते हैं। इफ ड्यू डेट if due date of salary if due date of salary is not given if due date of salary not given in question if due date of salary is not given in question, then always assume salary will become due on last
date of each month. If due date of salary not given in the question, then always assume salary will become due on last date of each month. If due date of salary not given in the question, then always assume salary will become due on last date of each month. जल्दी से बताइए कि कॉपी कर लिया है या नहीं किया। सभी बच्चे जल्दी से कॉपी कर रहे हैं इसे। If due date of salary not given in the question, then always assume salary will become due on last date of each month. हमेशा ये मानना है कि सैलरी जो ड्यू हो रही है वो महीने की आखिरी दिन को ड्यू हो रही है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो और रिसीव्ड ड्यू होने के बाद की कभी डेट होगी, हमें उसे मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम पहले की डेट नहीं मान सकते हैं। तो बाद की कोई डेट होगी तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सैलरी जो टैक्सेबल होती है वो ड्यू और रिसीव विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर के बेस पर टैक्सेबल होती है। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इसलिए इतने बच्चे कॉपी भी कर रहे हैं कि सैलरी चैप्टर में पेयर और पे के बीच में एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। ये एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसे पता लगता है, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, कुछ कंडीशन बताऊंगा चेक करने के लिए। लेकिन अगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पेपर की हम बात करें तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू बी चेक्ड कि वेदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो वो क्वेश्चन साफ पता लग जाता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो सैलरी चैप्टर का है या नहीं है। लेकिन अदरवाइज नॉलेज से मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें क्या होता है कि जो टर्म्स हैं, किन किन शर्तों पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो व्यक्तियों के बीच में, क्योंकि पेयर और पे तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। मैं और आपके बीच में देखें तो आप मुझे फीस देते हैं तो आप पेयर हो गए, और मैं फीस लेता हूं तो मैं पेई हो गया। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि मैं आपका एम्प्लॉय हूं? क्या ये कहा जा सकता है कि जो मुझे फीस मिल रही है वो सैलरी के रूप में मिल रही है और मेरे हाथ में कितनी वो इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, तो वो सैलरी चैप्टर के अंदर मैं निकालूं इसे? तो वो तब तक नहीं कहा जा सकता अगर पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करती हो। तो ये रिलेशनशिप कैसे पता लगेगी, इसके लिए मैं कुछ टीएनसी आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप कैसे पता लगती है। रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कैसे पता लगती है, कैसे ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप पता लगेगी, कैसे ये रिलेशनशिप पता लगेगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। देखिए, एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर कौन है? अगर टीएनसी देख के ये पता लगता है कि एम्प्लॉयर डायरेक्ट कर रहा है व्हाट टू डू, यानी कि एम्प्लॉय को क्या करना है, हाउ टू डू और व्हेन टू डू, ये तीन क्वेश्चनों का जवाब आप अपने मन से पूछिए या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में जवाब तलाशिए कि क्या एम्प्लॉयर ये डायरेक्ट कर रहा है, जो पैसा दे रहा है क्या वो ये डायरेक्ट कर रहा है, क्या वो ये डायरेक्ट कर रहा है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है।
और क्या एम्प्लॉय उन सारी बातों को मानने के लिए बाध्य है? एम्प्लॉय इज बाउंड, एम्प्लॉय इज बाउंड, एम्प्लॉय बाउंड टू follow the instruction, the direction given by एम्प्लॉयर, जिसे हम पेयर कहेंगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि जो पेयर है वो ये बता रहा है, जिसे हम पेयर की बात करेंगे, एम्प्लॉयर तो माना जाएगा तब जब ये रिलेशनशिप, ये टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, और पेई हम एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि क्या पैसा देने वाला ये बताता है क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू और व्हेन टू डू। और जो पेई है, पेई बाउंड टू फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय द पेयर, और पेई बाउंड है कि क्या जो डायरेक्शन पेयर ने दी हैं उन्हें फॉलो करने के लिए। और अगर आपका जवाब यस में आता है, देन दिस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज ए रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यानी कि अगर आपका जवाब यस में आता है तो रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे इज ए रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे पेयर हैं, आप मुझे ये बताएंगे क्या करना है। आपने कहा जी हमें सीए इंटरमीडिएट या सीएस एग्जीक्यूटिव का टैक्स और लॉ का पेपर आपसे पढ़ना है, आपने ये बताया। क्या आप मुझे डायरेक्शन ये भी देंगे कि आपको कैसे पढ़ाना है? क्या आप मुझे डायरेक्शन ये भी देंगे कि कब मुझे पढ़ाना है, कब तक मुझे कोर्स खत्म करना है? और अगर आपने दी भी तो क्या मैं उसे मानने के लिए बाध्य हूं? अपने मन से जवाब तलाशिए कि पेयर तो आप भी हैं मेरे, आप मुझे फीस दे रहे हैं मेरी मेहनत के बदले में, तो पेयर तो आप भी हुए और मैं पेई हुआ। लेकिन जिस समय हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस समय आपने तय किया और मैंने तय किया कि मुझे आपको पढ़ाना है और आपने तय किया कि मेरे से पढ़ना है, तो क्या ये 3 क्वेश्चन आपने मेरे सामने रखे थे और क्या मैं उन शर्तों पर तैयार था? क्या करना है ये तो जरूर बताएंगे आप। अब ऐसा नहीं है कि आप सी इंटरमीडिएट की टेस्ट पढ़ने के लिए आए हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव की टेस्ट पढ़ने के लिए मेरे पास आए हैं और मैंने कहा कि जी बीकॉम की टेस्ट भी सी इंटरमीडिएट से मिलती जुलती है, तो बीकॉम की बुक से पढ़ा देता हूँ, बीकॉम के स्टूडेंट के साथ आपको पढ़ा देता हूँ। तो क्या ये चलेगा? आप ये तो बताएंगे, जिसके बदले में आप मुझे फीस दे रहे हैं, तो ये तो बताएंगे, ये तो आपकी मर्जी चलेगी। क्या चाहिए आपको मेरे से, ये तो आपको बताना पड़ेगा और मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन क्या बताने के बदले में आप ये नहीं बताएंगे कि आपको पढ़ाना कैसे है, ठीक है ना, या आपको कब पढ़ाना है, टाइमिंग क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, वो सारी चीजें आप तय नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात सभी बच्चों के? और अगर ये तय हो रहा है और मैं उसे तब भी मान रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे और आपके बीच में क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तब हो सकती है अगर मैं इन तीनों चीजों को मान रहा हूं। ये मत समझिए कि टीचिंग हमेशा एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर होगी। जो टीचर स्कूल में नौकरी करते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयशिप रिलेशनशिप रहता है। लेकिन वही जब टीचर प्राइवेटली बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं, तो बच्चों के बीच में और प्राइवेट ट्यूटर के बीच में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सारा का सारा जो खेल है वो एक टर्म्स एंड कंडीशन का है कि पेयर और पे के बीच में किन किन टर्म्स एंड कंडीशन पर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट ने जन्म लिया है। उस कॉन्ट्रैक्ट को देख के ही पता लगता है कि क्या ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन द पेयर एंड द पेई। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया? ये आपको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि सैलरी का क्वेश्चन है, तो आपको चेक नहीं करना है। नॉलेज चेक मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो यहां तक बताइए, जल्दी से कोई डाउट हो जल्दी से अपना क्लियर कर लीजिए। कोई भी डाउट हो? कोई भी डाउट नहीं है? कोई भी डाउट नहीं है? एक चीज मैं बताता हूं आपको, देखिए नोट में ही लिखिएगा वो चीज भी।
नॉट में लिखिएगा नॉट 1। इफ सैलरी is due on last day of each month. If salary is due on last day of each month, then our previous year is first April 2020 to 31st March 2021। अभी मैं समझाऊंगा इसे। If salary is due on the last day of each month, then our previous year is 1st April 20 to 31st March 21। यही पढ़ते हुए आए हैं। हमारा प्रीवियस ईयर अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक है, तो इसमें कोई नई बात तो हमने पढ़ी नहीं है अभी। खैर, इसमें कोई नई बात हमने अभी नहीं पढ़ी है। बट इफ सैलरी इज ड्यू on any date of next month। एनी डेट मैंने लिखवाइए। ज़्यादातर किताबों में से फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में 7 तारीख भी हो सकती है, 5 तारीख भी हो सकती है, तो आप कंफ्यूज ना हो। कॉन्सेप्ट ये है कि सैलरी ड्यू ऑन एनी डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। If salary is due on any date of next month, then our previous year is 1st March 2020 to 28 February 2021। यहाँ आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए होंगे कि सर ये क्या नई बला है। आपने तो हमेशा ही ये बता रखा है कि हमारा प्रीवियस ईयर 2021 होगा, और जब भी हम 2021 की बात करेंगे तो इट मीन 1st अप्रैल 2020 टू 31st मार्च 21 होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं बच्चों, ये आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसे समझाने का काम करता हूँ। तो बहुत मुश्किल कई बार बच्चों को पड़ती है, लेकिन है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि क्या चीज़ है ये। तो ज़्यादातर जो एजुकेटर्स हैं वो रटा देते हैं कि रट लो, इससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, आप ज़्यादा समझने के ऊपर ध्यान मत दीजिए। लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों ये हुआ है। हमारा प्रीवियस ईयर हमेशा ही क्या है, 2021 है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज होती हैं तो हम इस तरीके से टैक्सेबल करते हैं। तो टीचर ये रटा देते हैं, मैंने भी आपको लिखा दिया है। तो क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएंगे आपके इससे कि अगर हमारा जो सैलरी ड्यू हो रही है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ को हो रही है, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है जैसा हम करते हुए आए हैं 2021 वही रहेगा। लेकिन अगर सैलरी ड्यू हो रही है एनी डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ को, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो होगा 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी 21 तक, क्वेश्चन करने के लिहाज से। तो ये सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है। मैं समझाने का काम स्टार्ट करूंगा इसे। देखिए, चाहे हमारी जो सैलरी है ड्यू हो रही है लास्ट डेट को, चाहे हमारी सैलरी ड्यू हो रही है अगले महीने की पहली तारीख को या किसी और डेट को, देखा जाए हमारा प्रीवियस से कभी चेंज नहीं होता। है, लेकिन इम्पैक्ट ये आता है जो मैंने लिखवाया है आपको। यानी जब आप सैलरी टैक्सेबल करेंगे तो इम्पैक्ट यही आएगा जो मैंने लिखवाया है। लेकिन हम गहराइयों में जाकर अगर देखें तो हम ये कह दें कि प्रीवियस ईयर चेंज हो रहा है, प्रीवियस ईयर चेंज नहीं होता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। देखिए,
हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो अप्रैल से मार्च ही है, वो अप्रैल से क्या है, मार्च ही है। तो लिख लेते हैं अप्रैल 2020, अप्रैल 2020, मई 20, जून 20, जुलाई 20, अगस्त 20, सितंबर 20, अक्टूबर 20, नवंबर 20, दिसंबर 20, जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021। ये हमारा प्रीवियस ईयर जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, देखिए ये अगर ड्यू हो रही है हमारी, इफ सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तब क्या होगा, इफ सैलरी ड्यू ऑन एनी डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी बच्चे। देखिए अगर सैलरी ड्यू हो रही है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम ये मान के कर रहे हैं कि ड्यू की डेट दे रखी है क्वेश्चन में और रिसीव उससे बाद में ही होगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल जाके रिसीव की डेट किसी और दिन करने लगा तो फिर आप परेशानी में फंस सकते हैं, लेकिन परेशानी में ना फंसें इस वजह से मैं लिखाने के साथ साथ आपको ये कॉन्सेप्ट समझा भी रहा हूँ कि हो क्या रहा है। इफ सैलरी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हमें अप्रैल के महीने में, सभी बच्चे ध्यान लगाएंगे इधर, कि अप्रैल के महीने में जो सैलरी टैक्सेबल होनी है वो कौन सी होनी है। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, जो सैलरी ड्यू हो रही है अप्रैल में या रिसीव हो रही है विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर, हम ये मान के चल रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, जब तक कि अदरवाइज नहीं कह रखा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि रिसीव तो अप्रैल की सैलरी फिर मई में होगी। जब ड्यू ही 30 अप्रैल को हो रही है तो रिसीव तो अगले महीने होगी, हम हर एक क्वेश्चन में मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी बताइए अप्रैल महीने में जो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है वो क्या कहता है कि सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर। तो जो सैलरी अप्रैल के महीने में 30 अप्रैल को ड्यू हो रही है, रिसीव तो मई में होगी, तो अप्रैल महीने की ही सैलरी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। जब अप्रैल में अप्रैल की सैलरी ड्यू हो रही है तो ड्यू पहले हो रही है, रिसीव तो बाद में होगी। मई में मई की सैलरी ड्यू हो जाएगी। इसी तरीके से मार्च 2021 में मार्च 2021 की सैलरी ड्यू हो जाएगी और रिसीव तो बाद में हो रही है, लेकिन क्योंकि दोनों में जो भी पहले होता है हम उसके आधार पर टैक्सेबल करते हैं। साथ के साथ इधर आइए, इफ सैलरी ड्यू ऑन एनी डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगर अगले महीने की तारीख को ड्यू हो रही है तो अप्रैल महीने में कौन से महीने की सैलरी ड्यू होगी बताइए, मार्च 2020 की। वेरी गुड, मार्च 2020 की। मई महीने में कौन से महीने की सैलरी ड्यू होगी, अप्रैल 2020 की। और मार्च 2021 में कौन से महीने की सैलरी ड्यू होगी, फरवरी 2021 की। इस वजह से मैंने आपको लिखा दिया है कि अगर सैलरी ड्यू हो रही है, अगर सैलरी ड्यू हो रही है किस तारीख को, अगले महीने की किसी तारीख को, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वो मार्च से फरवरी हो गया है। समझ में आ गई बात अभी सभी बच्चों को कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान लेते हैं कि मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक जो सैलरी रही होगी वो हमें टैक्सेबल करनी है, जबकि प्रीवियस ईयर कहीं नहीं खिसका है, जबकि प्रीवियस ईयर कहीं नहीं गया है, लेकिन वो इम्पैक्ट ऐसे आता है कि जैसे प्रीवियस ईयर चेंज हो गया हो, जबकि प्रीवियस ईयर कहीं नहीं गया। प्रीवियस ईयर तो अप्रैल से
मार्च 2021 के बीच का ही है, लेकिन हमें ये देखना है कि अप्रैल में कौन से महीने की सैलरी ड्यू हो रही है, तो उसके आधार पर फिर हमें आगे की कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। जल्दी से बताइए सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई या नहीं हुई है कि अगर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ को हो रही है तो अप्रैल से मार्च के महीने की जो सैलरी होगी वही टैक्सेबल करेंगे हम लोग, लेकिन अगर सैलरी ड्यू हो रही है अगले महीने की किसी भी तारीख को तो उस केस में हम एक महीना पहले की सैलरी टैक्सेबल करना स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस ईयर जो हमारा मार्च में खत्म हो रहा है उसे भी एक महीना पहले ही खिसका देते हैं, तो मार्च से अब फरवरी के बीच में जो सैलरी रही होगी वो टैक्सेबल होना स्टार्ट होगी। जल्दी से बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो तो, जल्दी से बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। तो ये सब मैंने आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाई हैं, लिखाई हैं अभी। तो सेक्शन 15 जो है चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू और रिसीव विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर के बेसिस पर, ठीक है। और जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हम ये मान लेते हैं कि जो ड्यू हो रही है वो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ को ही हो रही है। अब मैं सेक्शन 16 में जो है वो डिडक्शन है, वो डिडक्शन में बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको सेक्शन 17। सेक्शन 17 मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन 17, सेक्शन 17 मैं आपको बता रहा हूं, ये है मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी। सेक्शन 17 के भी 3 क्लॉजेज हैं। 17(1) भी है, तो मैं 17(1) की बात कर रहा हूँ, एक 17(2) भी है और एक 17(3) भी है। तो मैं फिलहाल सेक्शन 17 क्लॉज 1 की बात कर रहा हूँ आपसे कि सैलरी में क्या क्या आएगा। देखिए जो सैलरी की डेफिनेशन है सेक्शन 17 में वो है इंक्लूड करके, सैलरी इंक्लूड, सैलरी इंक्लूड। और सैलरी इंक्लूड्स आप जानते हैं कि जब इंक्लूसिव सैलरी होती है तो जो मैं बता रहा हूं वो केवल एक एग्जाम्पल मात्र है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ आ सकती हैं। मोटे मोटे तौर से बिना सेक्शन की अगर बात करें तो एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। कुछ भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिल रहा है, जैसे अगर हम बात करें कोई एम्प्लॉयर वेजेस के नाम से दे रहा है तो वो भी सैलरी है। कोई एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट बोनस के नाम से दे रहा है तो वो भी सैलरी है। कुछ एम्प्लॉयर अलाउंसेस के नाम से दे देते हैं। अलाउंसेस भी कई सारे तरीके के होते हैं, इसमें भी 2-3 लेक्चर लगेंगे आपके। जैसे आपने कभी नाम सुना हो हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, कार अलाउंस, फूड अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ठीक है। तो अलाउंस क्या होते हैं वो मैं बात करूंगा बाद में कि अगर वो अलाउंसेस के नाम से दे रहा है तो भी वो सैलरी कैपिटल में टैक्सेबल है। इसी तरह से एक टेक्निकल नाम आएगा परक्यूडेट, इसी तरह से एक टेक्निकल नाम आएगा परक्यूडेट। परक्यूडेट को भी समझाने में 3-4 क्लास मुझे लग जाएंगी। तो परक्यूडेट के नाम से अगर कोई एम्प्लॉयर आपको कुछ भी सम मुहैया करा रहा है, कुछ भी सम आपको दे रहा है, कुछ भी बेनिफिट आपको दे रहा है तो वो भी सैलरी है। इसी तरीके से आपने ग्रेचुटी का नाम सुना होगा, ग्रेचुटी का नाम सुना होगा, इसके ऊपर भी डिटेल चर्चा करेंगे। लीव एनकैशमेंट का नाम सुना होगा, लीव एनकैशमेंट का नाम सुना होगा, लीव सैलरी किसे कहते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट हैं, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे कुछ, इनका नाम सुना होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एम्प्लॉयर किसी भी नाम से आपको दे, ये लिस्ट काफ़ी लंबी होती चली जाएगी, ये लिस्ट काफ़ी लंबी होती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर, नोट के रूप में लिखवाता हूँ मैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है
anything given by employer, पहले भी शायद मैंने लिखवाया, अभी मैं दोबारा से लिखवा रहा हूँ, एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज टर्म्ड एज सैलरी। यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे उसे सैलरी चैप्टर के लिए सैलरी ही माना जाएगा, उसे सैलरी चैप्टर के लिए सैलरी ही माना जाएगा। एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, आप एक स्कूल में नौकरी करते हैं, आप सोचिए कि कोई एक लेडी हैं, लेडी टीचर हैं, वो सोफिया में नौकरी करती हैं, ICSE बोर्ड का स्कूल है, सोफिया में नौकरी करती हैं। अब सोफिया मैनेजमेंट के से उन्हें 50,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। अब वो 12th क्लास को पढ़ाती हैं, 11th-12th क्लास को पढ़ाती हैं। किसी सेशन में उन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम लिए, तो हाफ ईयरली पेपर बनाया, उसकी कॉपी चेक करी, इसके लिए उन्हें कुछ अलग से भी पेमेंट मिला। तो जो अलग से पेमेंट मिला वो बताइए कहाँ टैक्सेबल होगा? वो सैलरी के नाम से नहीं मिलेगा, वो अलाउंसेस के नाम से मिलेगा, किसी और नाम से मिलेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी परफॉर्म की हैं, उस नाम से उन्हें पेमेंट मिलेगा। तो बताइए कि वो पेमेंट कहाँ टैक्सेबल होगा? नाम कुछ भी रख दिया जाए, लेकिन क्योंकि सोफिया मैनेजमेंट इज द एम्प्लॉयर ऑफ दैट टीचर, तो एम्प्लॉयर से कुछ भी एम्प्लॉय को मिलता है तो वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ICSE बोर्ड अपना बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो जो ICSE बोर्ड है वो भी जो पेपर बनवाते होंगे किसी ना किसी टीचर से बनवाते होंगे। माना इस बार जो नंबर आया है उन टीचर का आ गया जो मैं अपने एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, उन टीचर से उन्होंने पेपर बनवाया, उनकी ड्यूटी भी लगवाई बोर्ड एग्जाम में, उनसे कॉपी भी चेक करवाई। तो जो ICSE बोर्ड पेमेंट दे रहा है कॉपी चेक करने का, जो ICSE बोर्ड दे रहा है आपकी ड्यूटी लगवाने का पेमेंट, ICSE बोर्ड जो पेमेंट दे रहा है पेपर को बनवाने का, तो वो पेमेंट सैलरी है या नहीं है? जल्दी से बताइए, वो पेमेंट सैलरी है या नहीं है? जल्दी से बताइए, वो पेमेंट सैलरी है या नहीं है? जल्दी से बताइए। तो जवाब आ रहा है हाँ, तो जवाब गलत है बेटा, ये सैलरी नहीं है। क्या आप ये पहचानिए, शायद आपको नहीं पता कि जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ICSE बोर्ड और टीचर के बीच में नहीं होता। जो कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस होता है वो होता है बीच में जो सोफिया का मैनेजमेंट है और प्लस टीचर के बीच में। ICSE बोर्ड के हम एम्प्लॉय नहीं कह सकते हैं। आप ये बताइए, किसी भी स्कूल का, आप चाहे ICSE की बात कर लें चाहे CBSE की बात कर लें, तो क्या टीचर को रखने की पावर और हटाने की पावर बोर्ड के पास होती है? मैनेजमेंट के पास पावर होती है। किसी भी टीचर को रखने या हटाने की, प्रिंसिपल को रखने या हटाने की पावर किसके पास होती है? वो मैनेजमेंट के पास होती है। तो मैनेजमेंट इज द एम्प्लॉयर नॉट द बोर्ड। तो मैंने आपको बहुत सीधे सीधे तौर से बताया कि कुछ भी अगर एम्प्लॉय से मिलेगा तो वो तो टैक्सेबल होगा सैलरी में, लेकिन एम्प्लॉय के अलावा किसी और से मिल रहा है, अगर ICSE बोर्ड से मिल रहा है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपके? इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी आप ये सोच लें कि कुछ भी एम्प्लॉय को मिलेगा, एम्प्लॉय के पास भी सोर्सेज एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर द सैलरी, बल्कि रूल ये है एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज टर्म्ड एज सैलरी। यानी कि एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले, चाहे वो किसी भी नाम से मिले, वो सैलरी है, ना कि एम्प्लॉय को कुछ भी मिले वो सैलरी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट थे तो थोड़ा सा इसे रिकॉल भी कीजिएगा आप। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना सैलरी का मेन पार्ट स्टार्ट कर देंगे। बेसिक चीज़ें सारी की सारी मैंने जो हैं आज समझा दी हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम अलाउंसेस के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे कि एम्प्लॉय
अलाउंसेस के लिए क्या रूल्स हैं, कितना टैक्सेबल है, कितना टैक्सेबल नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।